जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी के बीच आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं एक ज़बरदस्त सेशन के साथ। और आज का जो सेशन होने वाला है आप सभी के लिए बिल्कुल बिहार एसएससी पर आधारित होने वाला है, क्योंकि बिहार एसएससी का जो आप लोग जो फॉर्म भरे होंगे या आगे जो वैकेंसी का इंतजार कर रहे होंगे, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित आप लोगों के लिए हम आज का क्लास होने वाला है। और बता दें आपको कि जल्द ही आपके पास लगभग फिर से बिहार पुलिस 20,000 का वैकेंसी, उसके बाद फिर आपका जो है कि 2,000 प्लस वैकेंसी आपका बिहार दरोगा का, फिर सचिवालय का आने वाला है। फिर आपका एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन देख रहे हैं कि आपको 29-30 तारीख को आने वाला था, लेकिन अब बढ़कर 10-12 दिन एक्स्ट्रा हो गया है। 10-12 तारीख के आसपास आपका एसएससी जीडी का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज आप लोग प्रतिदिन 10 बजे रात में आप लोग के लिए हम 50 को बेहतरीन प्रश्न का जो है कि सिलेक्शन किए हैं अपने से। और आप लोग डेली टेलीग्राम चैनल पर, हमारा टेलीग्राम चैनल है कौशल जीके जीएस क्लासेस, और एक और हम लोग जो टेस्ट के लिए स्पेशल बनाए हैं जिसमें लगभग 500 बच्चा जुड़ चुका है मात्र एक दिन के अंदर में, जिसका नाम है कौशल जीके जीएस स्टडी ग्रुप। ठीक है, आप लोग उससे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं हर एक वीडियो में, आप लोग आराम से जुड़ जाइए। अगर जो अभी तक भी नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोग हमें पर्सनल मैसेज करके जल्द से जल्द जुड़िए, क्योंकि वो बेहतरीन क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए। क्योंकि आपको एग्जाम में बैठिएगा, अगर वो क्वेश्चन हुबहू आ जाएगा तो आप मिस कर जाइएगा। इसीलिए आपको यह जो 40 से 50 मिनट का सेशन होने वाला है, बेहतरीन प्रश्न, आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। भारत या बिहार के अंदर हर एक व्यक्ति के पास हमारा वीडियो पहुंचना चाहिए जो आप पढ़ाई के लिए दिलचस्प रखते हैं, क्योंकि यह फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको जो मिल रहा है, या अच्छे अच्छे क्लास में आपको पैसा प्रोवाइड करके भी नहीं मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ आज का सबसे पहले मोटिवेशनल क्वेट। आज का मोटिवेशनल क्वेट है, रास्ते कठिन है जिंदगी के, रास्ते कठिन है जिंदगी के फिर भी चलना है। देख रहे हैं कितना अच्छा टैगलाइन है। रास्ते कठिन है जिंदगी के फिर भी चलना है, ठोकरें भी लगती रहेगी परंतु संभलना है, मंजिल तो मिलेगी जरूर एक दिन, बस इसी जिद को कामयाबी में बदलना है। किस में बदलना है? कामयाबी में। तो आप अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने समाज का नाम अगर रोशन करना चाहते हैं तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है। आगे बिहार एसएससी 12,000 पोस्ट जो है कि बहुत अच्छा वैकेंसी है अपने आप में, तो आप लोग इसे जबरदस्त तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। और इस बार समझिए अगस्त 2025 तक में फाइनल सिलेक्शन लेना है। ठीक है, क्योंकि चुनाव के पहले पक्का आप लोग का जो है कि ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग जो है कि बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हैं। आप लोग जो है कि लगातार बनकर रहिएगा, बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए आज का पहला सवाल में हम लोग देखेंगे सबसे पहले हिस्ट्री को। हिस्ट्री में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है कि आपका मध्यकालीन भारत को भी कवर करेंगे, उसके बाद जो है कि फिर आपका इकोनॉमिक्स वगैरह क्वेश्चन करवाएंगे। और इधर आपको लूसेंट में ज्योग्राफी चल ही रहा है। आपको जो है कि स्पीडी से हम जो है कि नॉर्मल क्वेश्चन जो रहता है, जो अक्सर एग्जाम में आ जाता है, वो गलती हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए हम स्पीडी भी चला रहे हैं, साइंस भी चला रहे हैं बिहार एसएससी लेवल का, और साथ ही आपको करंट अफेयर्स भी दे रहे हैं, और परीक्षा वाणी में आपको खेल से संबंधित भी प्रश्न बेहतरीन सब करवा रहे हैं। बस आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। तो चलिए इसी के साथ मां सरस्वती का नाम लेकर आज के हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं। आपका दिन शुभ हो। तो चलिए आज का पहला सवाल है, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना जो किया गया था वह वारन हेस्टिंग के काल में। किसके काल में? वारन हेस्टिंग के काल में। तो यहां पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वारन हेस्टिंग ने कब करवाया था, तो याद रखिएगा, आपका माइंड, आपको हम बहुत बार बताए हैं कि वारन हेस्टिंग जो बने हैं वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने हैं। जैसे आपको पता है 1757 में एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ था, नदिया जिला में। किस जिला में? नदिया जिला में हुआ था। और उसी नदिया जिला में भागीरथी नदी के किनारे एक जगह है प्लासी नाम का। जिला है नदिया, लेकिन जगह कौन सा है? प्लासी। और प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह आपका ब्रिटिश गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव और साथ ही भारत के या फिर बंगाल के जो उस समय के नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला के बीच। देखिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, एक होता है शुजाउद्दौला और एक होता है सिराजुद्दौला। अगर हम मान लीजिए ये दोनों क्वेश्चन पे अगर हम बात नहीं करेंगे ना, तो आपको बता देते हैं ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और ऑप्शन दोनों आया था। अगर कोई भी छात्र इस बार जो 1275 का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था आपका, उसमें देखे होंगे आप लोग कि यह क्वेश्चन आया था कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। एकदम हुबहू क्वेश्चन था कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह किसके किसके बीच। ऑप्शन में था अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला, और दूसरा ऑप्शन था अंग्रेज एवं आपका शुजाउद्दौला। तो बहुत बच्चा वहीं पर 50% निपट जाएगा। काहे निपट जाएगा? क्योंकि आपको पता है शुजाउद्दौला और सिराजुद्दौला में कंफ्यूज करके वो गलती मार के आ जाएगा, और अच्छा अच्छा बच्चा
गलती मारा है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है वह थोड़ा सा आपका आउट ऑफ सिलेबस होता है, लेकिन मेंस जो होता है वह मेंस बिल्कुल आपका अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहता है, मारने लायक क्वेश्चन रहता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। तो इसीलिए समझिएगा, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अवध के जो नवाब थे अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर जो, या फिर अवध के जो नवाब थे वो सुजाउद्दौला थे। कौन थे? सुजाउद्दौला। तो आप अंतर समझ में आ रहा होगा। आप बताइएगा कि सिराजुद्दौला जो है ना वो बंगाल का नवाब है, और सुजाउद्दौला जो है वो कहाँ का है? याद रखिएगा, वह कहाँ का? तो अवध का। कहाँ का? अवध का, जो कि आपका लखनऊ अयोध्या का क्षेत्र कहलाता है, जो कि आप लोग को पता है 1857 के विद्रोह में जो अवध से लड़ने वाले थे वो बेगम हजरत महल थे, जिसके पति के द्वारा जो है कि वहां पर शासन प्रशासन किया जा रहा था, जिनका नाम क्या था? आप लोग को पता है कि उनके पति का जो नाम था, जो कि अंग्रेज के द्वारा हराया गया था, उनका नाम था वाजिद अली शाह। क्या नाम था? वाजिद अली शाह। तो 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा के जो है कि किसको भगा दिया अवध से? तो याद रखिएगा, बेगम हजरत महल के पति, जिसका नाम था वाजिद अली शाह। तो एक क्वेश्चन यहां से उत्पन्न होता है कि अवध के अंतिम नवाब कौन हुए? तो वाजिद अली शाह। कौन हुए? वाजिद अली शाह। कौन हुए? वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। और उसी लिस्ट में एक व्यक्ति था सुजाउद्दौला। कौन था? सुजाउद्दौला। याद रखिएगा, अब शायद आप कंफर्म हो गए होंगे। तो 1757 में जब प्लासी का युद्ध हो रहा था, ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और भारत के तरफ से, या बंगाल के जो आपके नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला, इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई। और हार होने के बाद बंगाल पर जब अधिपत्य हो गया आपका अंग्रेज का, तो वहां पर जो है कि शासन प्रशासन करना अंग्रेज ने चालू कर दिया। धीरे धीरे भारत की राजनीति में प्रवेश किया और वहाँ पर ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पर एक नया पद का सृजन किया, जिसका नाम था गवर्नर का पद। और गवर्नर के पद पर बैठने वाले, या बंगाल के गवर्नर के पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव हुए हैं। वहीं आगे चलकर याद रखिएगा, बंगाल के अंतिम गवर्नर जो बने हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, वह वारन हेस्टिंग बने हैं। और इसका पदनाम बदलकर, याद रखिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। और उस पद पर भी बैठने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो वारन हेस्टिंग ही बने। कौन बने? वारन हेस्टिंग। और इसी वारन हेस्टिंग के काल में 1784 में, ऐसे वारन हेस्टिंग का कार्यकाल 1785 तक था, तो 1784 में वारन हेस्टिंग ने, याद रखिएगा, कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था आपका विलियम जोन्स। क्या नाम था? विलियम जोन्स का नाम सुने होंगे। तो विलियम जोन्स को ही बोला, कौन? वारन हेस्टिंग, कि आप लोग एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कीजिए। किसका स्थापना? एशियाटिक सोसाइटी। तो क्वेश्चन पूछता है कि एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया किसने? तो विलियम जोन्स। करवाया किसने? वारन हेस्टिंग। लेकिन मामला फंसता है, कब किया? तो बहुत बच्चा सोचेगा अरे ये तो इजी क्वेश्चन है, मार देंगे 1784, लेकिन ना, अब वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसके साथ डेट लगाता है। क्या लगाता है? डेट लगाता है, क्योंकि 1784 सब जान रहा है कि आपका जो है कि वहां पर आपका एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया था। याद रखिएगा 15 जनवरी। कितना जनवरी? 15 जनवरी। और 15 जनवरी को हम लोग एक दिवस मनाते हैं, आप लोग को पता है, थल सेना दिवस। क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस। थल सेना दिवस या फिर सीधा सेना दिवस भी रहेगा ना, तो मारिएगा 15 जनवरी। ठीक है, अगर थल सेना दिवस पूछ रहा है स्पेशली तो 15 जनवरी तो होगा ही, लेकिन अगर सिर्फ सेना दिवस भी पूछेगा तो सेना दिवस भी 15 जनवरी में जाना है। वहीं आपका वायु सेना दिवस हो गया 8 अक्टूबर, नौ सेना दिवस हो गया 4 दिसंबर। कब हो गया? 4 दिसंबर। याद रखिएगा, ये तीनों बार बार आपको रिकॉल करवाते हैं, याद रखिएगा। वहीं 1784 में ही पिट्स इंडिया एक्ट भी पारित हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट भी कब पारित हुआ? तो 1784। और उस समय पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिटमैन थे। कौन थे? पिटमैन। कौन थे? पिटमैन। इसीलिए उसी के नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। क्या पड़ा? पिट्स इंडिया एक्ट। लेकिन एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब? 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, उससे पहले एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, और उससे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। समझ में आ गया? वहीं उसके बाद 1786 में अमेंडमेंट बिल आया। क्या आया था? अमेंडमेंट बिल। तो आप ये सब याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, वहीं आपका भी जो नदिया जिला का जो हम उल्लेख किए पश्चिम बंगाल में, उस नदिया जिला से एक क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर संबंध रखती है, जिसको हम बार बार रिकॉल करवाते हैं। उसका नाम है झूलन गोस्वामी। क्या नाम है? झूलन गोस्वामी। और झूलन गोस्वामी का वास्तविक घर पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में ही है, इसीलिए उसका उपनाम रखाया गया है भारतीयों के द्वारा आप लोग को। क्या? तो नदिया एक्सप्रेस। क्या रखाया गया है? नदिया एक्सप्रेस। तो नदिया एक्सप्रेस झूलन गोस्वामी, यानी कि वो क्रिकेट में जो है कि झूला देता है अपने बॉलिंग से सबको। तो झूलन गोस्वामी, याद रखिएगा, को नदिया एक्सप्रेस कहते हैं, क्योंकि उसका घर कहाँ है? नदिया। और नदिया में जिला में ही आपका भागीरथी नदी के किनारे प्लासी का युद्ध का मैदान है, जहां पर कौन सा युद्ध हुआ था आप लोग अब अपने से बता सकते हैं। वहीं बक्सर का युद्ध कब हुआ है? तो बक्सर का युद्ध 17
1764 में हुआ है 22 अक्टूबर के दिन। किस दिन? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। लेकिन प्लासी का भी युद्ध जो हुआ था उसका डेट सहित नाम याद रखिएगा कब हुआ था। तो यह हुआ था वो 23 जून को। कब हुआ था? 23 जून 1757। 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध? प्लासी। और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर। 22 बक्सर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि किस व्यक्ति को या फिर किस व्यक्ति को ब्रिटेन सरकार के द्वारा पेरिस में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान किया था। थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग को बता दें कि एक व्यक्ति था माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का सदस्यता दिया गया था। आप लोग को पता है कि भारत के अंदर में सभी प्रकार के कामकाज जो होते थे वो ब्रिटेन में या फिर लंदन में होते थे। तो वहाँ पर एक संस्था था जिसका नाम था रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। इससे पहले आपको सिर्फ हम रॉयल नहीं लगाए थे, आपको एशियाटिक सोसाइटी बताए थे विलियम जॉन 1784 में। लेकिन यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, इसका स्थापना जो किया गया था याद रखिएगा, उसका जो कि आपका काम है तो याद रखिएगा लंदन में। और पहला भारतीय व्यक्ति उसका सदस्यता लेने वाला कौन था? याद रखिएगा माइकल मधुसूदन दत्त। और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी के साथ साथ पिट्स इंडिया एक्ट भी पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, पश्चिमी व्यापार एवं ईसाई समाज एवं पश्चिमी शिक्षा एवं पश्चिमी उपनिवेश में से किसका 19वीं शताब्दी के भारत पुनर्जागरण में सबसे अधिक योगदान था? तो आप लोग याद रखिएगा, एक भारतीय व्यक्ति जिनका नाम है राजा राममोहन राय के द्वारा ही भारत के अंदर में अंग्रेजी शिक्षा हो या पश्चिमी शिक्षा हो, इसका पुनरुद्धार किया या फिर भारत में लाने का प्रयास किया गया। अर्थात भारत के पुनर्जागरण के पिता के नाम से किसको जानते हैं? तो राजा राममोहन राय को जानते हैं। और राजा राममोहन राय के द्वारा ही 3 गो ईस्वी याद रखिएगा इससे संबंधित, ज्यादा नहीं 3 गो में से पहला याद रखिएगा 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्म सभा का स्थापना किया। किसका स्थापना? आत्म सभा का स्थापना 1815 में, ठीक है। 1825 में वेदांत कॉलेज का स्थापना। और सबसे फेमस और इजी जो क्वेश्चन आपको याद रहता होगा, ब्रह्म समाज 1828 में। लेकिन 1828 सबको याद रहता है, उससे पहले जो आपको 2 गो चीज बताए, ये वाला आपको जुगाड़ हम देते हैं। क्या देते हैं? जुगाड़। समझिएगा, आपको बार बार बताते हैं, जब आप वेदांत लिखिएगा और आत्म सभा देखिएगा, आत्म में 4 अक्षर, सभा में 2 अक्षर, 4 2 6 अक्षर। और उधर आप जब वेदांत कॉलेज लिखिएगा तो वेदांत में 4 अक्षर, कॉलेज में 3, 7 अक्षर। तो 7 अक्षर वाला जो है वो थोड़ा सा ज्यादा 1825 ले लेगा। कौन ले लेगा? 1825। और देखिएगा आत्म सभा में कितना 6 अक्षर हुआ, तो इसको 1815 मारिएगा। यानी आपके माइंड में रहेगा 1815 मारे कि 25 मारे, 15 मारे कि 25 मारे, दोनों ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है बच्चा कहां पर झोल करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, वेदांत आपको दिमाग से आराम से, वेदांत कॉलेज 4 3 7 अक्षर, आत्म सभा 4 2 6 अक्षर। अच्छा, छोटका वाला है, छोटका वाला 1815, छोटका वाला 1815 यानी कम में कम, 1815 थोड़ा सा कम ईस्वी हुआ। थोड़ा ज्यादा सा आगे बढ़िएगा तो वेदांत कॉलेज मारिएगा, 7 अक्षर वाला 1825। आपका ब्रह्म समाज 1828 जो कि एकेश्वरवाद में संबंध रखता था। और यही ब्रह्म समाज आगे चल के जो है कि आपका 1965 के आसपास जो है कि 2 भागों में विभाजित हो गया। एक था आदि ब्रह्म समाज और एक था भारतीय ब्रह्म समाज, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आता है, ये सब क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन आपको बताए थे कि राजा राममोहन राय का पूर्वगामी किस व्यक्ति को कहा जाता है। यानी राजा राममोहन राय ने जिस तरह के काम भारत के अंदर में किए हैं, इसे पहले भारत में कौन करके गुजर चुके हैं? तो एक पुर्तगाली गवर्नर थे जिनका नाम था अल्बुकर्क। क्या नाम था? अल्बुकर्क। क्या नाम था? अल्बुकर्क। अब बात जब अल्बुकर्क का करते हैं तो आपको पता है भारत के अंदर में पहला यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। कब? तो 1498 में आई थी। कब आई थी? 1498 में आई थी, याद रखिएगा। और पहला पुर्तगाली गवर्नर 1505 ईस्वी में बनकर कौन आया था? तो आप लोग को हम एक जुगाड़ दिए थे याद रखने के लिए, डॉक और डक। क्या दिए थे? डॉक और डक। यानी पहला और दूसरा पूछता है कि पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन था।
पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो पहला जो होगा ना तो उसके नाम के अंतिम में डॉ लगा रहता है। क्या लगा रहता है? डॉ। और दूसरा जो पुर्तगाली गवर्नर होता है ना उसके लास्ट के नाम के लास्ट में क लगा रहता है। तो आप एक याद रख लीजिएगा, डॉ को डक। डॉ जो आएगा वो पहला पुर्तगाली गवर्नर के नाम के अंतिम में, और क जो रहेगा, जैसे मेरा नाम कौशल है तो कौशल के लास्ट में क्या आया? लॉ आया। तो लॉ जैसे कि आपको पहला अक्षर का हो जाएगा, और कुमार जैसे एक व्यक्ति का नाम होगा कुमार, जैसे मेरा कौशल कुमार नाम है तो कुमार के लास्ट में रो आ रहा है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कौशल कुमार। इसमें हम लो याद रख लीजिएगा। वहीं आपको जो है कि पहला जो आएगा वो आपका नाम के लास्ट में लो आ रहा है, दूसरा नाम के लास्ट में रो आ रहा है, ठीक है। उसी तरह तो आप डॉ को डक याद रखिएगा। तो डॉ जो आएगा वो पहला पुर्तगाली गवर्नर के लास्ट में आएगा, यानी उसका नाम है अल्मेडा। क्या नाम है? अल्मेडा। तो अल्मेडा 1505 में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था। तो डॉ हो गया पहले लास्ट में। अब आप अपने दिमाग आप लगा लीजिएगा कि दूसरा जो आएगा उसके लास्ट में क्या रहेगा? को। क्या रहेगा? को, यानी अल्बुकर्क। क्या मारिएगा? अल्बुकर्क। और यही अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहते हैं। और याद रखिएगा यही अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में जो है कि गोवा को जो है कि बीजापुर के शासक आदिल शाह से छीना था। किससे छीना था? आदिल शाह से छीना था 1510 में। तो क्वेश्चन बहुत बार आता है, गोवा पर जब गोवा को जब गुलाम किया जा रहा था या गोवा को जब अधिकार किया जा रहा था तो उस समय पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो याद रखिएगा डॉ को डक, यानी कोबला हड़पा था। क्या हड़पा था? कोबला, यानी अल्बुकर्क हड़पा था। और याद रखिएगा आगे चलकर गोवा अंततः कब आजाद हुआ? तो 1961 में, बहुत लंबे समय के बाद 1961 में। और याद रखिएगा 1961 में जब यह आजाद हुआ तो उस समय जो गोवा पे जो पुर्तगाली गवर्नर जब उस पर अधिकार था तो उस समय पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो याद रखिएगा सिल्वा नाम का। किस नाम का? सिल्वा नाम का। यानी अंतिम पुर्तगाली गवर्नर कौन हुए हैं जो गोवा पे अधिकार रखे थे अंतिम 1961 तक? तो याद रखिएगा सिल्वा। और पहला पुर्तगाली गवर्नर तो लास्ट में डो आएगा, अल्मेडा। दूसरा को आएगा अल्बुकर्क। क्या आएगा? अल्बुकर्क। शायद अब आप समझ लिए होंगे। और पहला जो 1505 में बनकर आया था ना जो कि आपका अल्बुकर्क है, याद रखिएगा इन्होंने सॉरी अल्मेडा है, अल्मेडा पहला पुर्तगाली गवर्नर। इन्होंने जो है कि भारत के अंदर में नीले जल की नीति को अपनाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसका मतलब है कि जब वह व्यापार कर रहे थे भारत में समुद्री मार्ग के द्वारा तो उसमें किसी दूसरे को व्यापार नहीं करने देते थे। कौन? तो याद रखिएगा वही जो पहला वाला है, डॉ वाला। कौन वाला? डॉ वाला, यानी अल्मेडा वाला। कौन वाला? अल्मेडा वाला। लेकिन जब दूसरे नंबर के पुर्तगाली गवर्नर आए आपके को वाला, यानी कि अल्बुकर्क वाला, तो याद रखिएगा वो 1509 में आया था, ठीक है। तो उन्होंने वो ब्लू वाटर नीति को हटाकर उन्होंने कार्टेज व्यवस्था को लागू किया। कौन व्यवस्था को? कार्टेज व्यवस्था को। और काहे कार्टेज व्यवस्था को लागू किया? बोला कि हम तो यहां पर व्यापार करबे नहीं करते थे पहले से। वो जो डोबला चालू किया था, जो भाग गया उसको वापस बुला लिया था, एगो युद्ध में हार गया था वो गुजरात के एक शासक के साथ। तो याद रखिएगा चोल का युद्ध था, वो नाम भी बता देते हैं। तो याद रखिएगा कि जब वो आया था कि यहां पर तो हम पर्सनल अपना व्यापार कर ही रहे हैं, मेरा यहां पर अधिकार है ही, लेकिन अब क्या करते हैं यहां पर दूसरे को भी हम व्यापार करने देते हैं, क्योंकि वहां पर फ्रेंच अंग्रेज भी आ चुका था तब तक में। तो उन्होंने बोला कि अब यहां पर दूसरे को भी व्यापार करने देते हैं, तो यहां पर जो व्यापार करने देंगे लेकिन हम उस पर टैक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टैक्स लगाएंगे। और उसी टैक्स वाले व्यवस्था को कहा गया कार्टेज व्यवस्था। क्या व्यवस्था? कार्टेज। तो यहां 3 क्वेश्चन याद रखिएगा कि नीले जल की नीति को किसने अपनाया? तो पहला वाला यानी डॉ वाला। और उसको समाप्त कौन किया? दूसरा वाला को वाला अल्बुकर्क। और उन्होंने कौन सा व्यवस्था लागू किया? तो कार्टेज व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था? कार्टेज व्यवस्था। शायद अब आप याद कर लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, एक क्वेश्चन पे लगभग हम 1 घंटा तक बोलते रहेंगे, उसमें बहुत कंटेंट आएगा, लेकिन आगे भी सिलेबस को भी पूरा करना रहता है। तो आप लोग के लिए जो है कि हम सिलेबस को भी खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, बस आप लगातार बनकर रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी ने लोक शिक्षा विभाग का स्थापना कब किया? अगर क्वेश्चन मान लीजिए आप इतना मान लीजिए 2-4-5 साल तैयारी की, आपका दिमाग लोड नहीं ले रहा है, अगर मान लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, थोड़ा भाषा चेंज है, आपके पास नॉलेज है, हम जानते हैं नॉलेज है, लेकिन भाषा चेंज है। भाषा क्या चेंज है? सुनिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, डलहौजी ने लोक शिक्षा विभाग का स्थापना कब किया? यानी डलहौजी से संबंधित शिक्षा बोल रहा है। और आप लोग पढ़े होंगे कि वुड डिस्पैच जो है वह शिक्षा से संबंधित है। वुड डिस्पैच शिक्षा संबंधित है जो डलहौजी ने चालू किया
था। और कब चालू किया था, तो आप ये याद रखते होंगे 1854 में। कब चालू किया था, 1854 में चालू किया था वुड डिस्पैच। और याद रखिएगा इसीलिए डलहौजी ने लोक शिक्षा विभाग का स्थापना भी 1854 में किया था। कब किया था, 1854 में। कब किया था, 1854 में। और याद रखिएगा डलहौजी के द्वारा ही आपका राज्य हड़प नीति या गोद लेने की नीति, और डलहौजी के द्वारा पहली बार जो हड़पा गया शहर वो था, वह सतारा था। और अंतिम वाला कौन था, याद रखिएगा कुशासन के आधार पे अवध था। कौन था, अवध था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजकुमारों के शिक्षा ग्रहण के लिए मेयो ने मेयो कॉलेज का स्थापना कब करवाया, 1875 में। कब करवाया, 1875। आपको पता है भारत के अंदर में याद रखिएगा कि पहला गवर्नर लॉर्ड मेयो ही हुए हैं जिनके शासनकाल में आपका जनगणना का शुरुआत हुआ। किसका शुरुआत हुआ, जनगणना का शुरुआत हुआ लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में। लेकिन वह नियमित जनगणना नहीं थी, नियमित जनगणना का शुरुआत 1881 में लॉर्ड किसके काल में, याद रखिएगा लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में, लॉर्ड रिपन के काल में, याद रखिएगा। ठीक है। और भारत के अंदर में आप लोग को पता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, भारत के अंदर में लॉर्ड कॉर्नवालिस ही एकमात्र ऐसे गवर्नर हुए हैं जिसका समाधि स्थल भारत में है। जिसका समाधि स्थल कहां है, भारत में, भारत के गाजीपुर में, भारत के गाजीपुर में। अब भैया गाजीपुर कहां है, तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला है और उस गाजीपुर का एक उपनाम है। उस गाजीपुर, जैसे देखिएगा उत्तर प्रदेश 4 भागों में बटा हुआ है, मतलब कि 4 दिशा में है। तो उत्तर प्रदेश का जो आपका पूर्व वाला हिस्सा है जो बिहार से सटा हुआ है, उसी के पास गाजीपुर एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है। उस गाजीपुर को आपको काशी की बहन के नाम से जाना जाता है, काशी की बहन के नाम से गाजीपुर को जाना जाता है, याद रखिएगा। और उसी गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का क्या है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का वहां पर जो है कि आपका क्या है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो है कि समाधि स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए 1917 में सैंडलर आयोग की नियुक्ति किस वायसराय के समय हुई थी, तो याद रखिएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। किसके काल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का काल। और आपको पता है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड का काल 1916 से लेकर 1921 तक था, 1916 से लेकर 1921 तक। और इसी बीच में आपका प्रथम विश्व युद्ध का समाप्ति होता है। और 1919 में जो है कि आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या 1919 का अधिनियम भी आता है। और इन्हीं के काल में 1920 में जो है कि असहयोग आंदोलन का भी शुरुआत हुआ है। अगर आप किसी भी गवर्नर जनरल का अगर आप शासनकाल अगर याद रख लेते हैं ना, तो आपका आसान हो जाता है याद करना। जैसे 1916 से 1921 तक आप याद कर लिए चेम्सफोर्ड का है, तो 16 से 21 के बीच में जो भी घटना होगा उसमें गवर्नर कौन होंगे, तो चेम्सफोर्ड होंगे। सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है और याद रखिएगा सैंडलर आयोग हो और हंटर आयोग हो और वुड डिस्पैच हो, ये तीनों बार बार किसी भी एग्जाम में देखने के लिए मिलता है कि सैंडलर आयोग का संबंध किससे है, तो भारतीय शिक्षा से। हंटर आयोग का संबंध भी किससे है, तो भारतीय शिक्षा से। और वुड डिस्पैच का संबंध भी डलहौजी के काल में जो 54 में आता है उसका संबंध भी किससे है, तो भारतीय शिक्षा से है, याद रखिएगा। और सैंडलर आयोग 1917 में आया था जो है कि आपका चेम्सफोर्ड के काल में। उसके बाद फिर आपका 1854 में वुड डिस्पैच आया डलहौजी काल में। फिर आपका जो है कि 1882 में जो है कि 1882 में आपका हंटर आयोग आया था रिपन के काल में। तीनों जो बताए बेहतरीन क्वेश्चन बताए, तीनों जो बताए क्या बताए, बेहतरीन क्वेश्चन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कि किसके शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई, तो 1000 बार बताएं आपको। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में, लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1835 में, 1835 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत में जिस राजनीतिक संगठन का स्थापना 1838 में हुआ था उसका नाम क्या था, तो याद रखिएगा जमींदारी एसोसिएशन। कौन सा एसोसिएशन, तो जमींदारी एसोसिएशन का स्थापना 1838 में, 1838 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत संघ के संस्थापक कौन थे, 1 नंबर VVI आप लोग लिखिएगा, जहां पर आप कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा ना वहां VVI कर लीजिएगा, आगे एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो याद रखिएगा भारत संघ, भारत संघ अगर रहेगा ना तो बहुत अच्छा स्टूडेंट फंस जाएगा, लेकिन इसी का जब इंग्लिश नाम पढ़िएगा तो उसका नाम है इंडियन एसोसिएशन। क्या नाम है, इंडियन एसोसिएशन का नाम सुने होंगे आप लोग। तो इंडियन एसोसिएशन का स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या SN बनर्जी, या SN बनर्जी के द्वारा कब किया गया था, तो 1876 में। कब किया गया था, 1876 में। और याद रखिएगा भारत में राजनीतिक सुधार पर ध्यान देने वाले पहले व्यक्ति भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी हुए हैं, या SN बनर्जी हुए हैं। और
और आपको एस एन बनर्जी के बारे में हम पिछले दिन भी बताए थे कि जब 1878 ईस्वी के आसपास लॉर्ड लिटन के काल में जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। क्या हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। प्रेस का मतलब होता है जहां पर समाचार पत्र वगैरह छपता है, ठीक है। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो पारित हुआ था 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में, किस लिए पारित हुआ था? कि जितना भी समाचार पत्र भारत में छपते थे हिंदी भाषा में, सबको क्या किया जाए? ब्रेक किया जाए। क्योंकि मान लीजिए जो अंग्रेज गलती करेंगे वो अगर छाप देगा हिंदी भाषा में हिंदुस्तान का व्यक्ति, तो क्या होगा कि हर एक व्यक्ति को मालूम चल जाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति हिंदी पढ़ सकता था। लेकिन अगर इंग्लिश में छाप देगा तो इंग्लिश में झोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंग्लिश में झोल हो जाएगा, पढ़ नहीं पाएगा और शोषण करते रहेगा। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो लिटन के काल में आया था वो 1878 के आसपास आया था, याद रखिएगा। और इसी चीज को वही एस एन बनर्जी ने कहा था कि यह जो है कि वज्रपात के समान है। किसके समान है? वज्रपात के समान है। देखते होंगे बारिश के दिन में वज्रपात वगैरह जो गिरता है, जिसको हम लोग गांव घर के भाषा में बिहार में ठनका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठनका, जो कि बारिश के दिन में गिरता है। तो वह वज्रपात के समान वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने बताया? एस एन बनर्जी ने। और इसीलिए आप याद रख सकते हैं कि सामाजिक सुधार पर ध्यान देने वाला पहला महापुरुष कौन था भारत का? तो याद रखिएगा एस एन बनर्जी। और एस एन बनर्जी ने ही इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया। किसका स्थापना? इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। पुनः सार्वजनिक सभा का स्थापना किसने किया है? तो पुनः सार्वजनिक सभा का स्थापना एमजी रनड़े ने। किसने किया है? एमजी रनड़े। जितना बोल रहे हैं क्वेश्चन याद रखिएगा, सब क्वेश्चन अच्छा है, बीआरएसएससी के लिए प्रबल दावेदार है। तो एमजी रनड़े ने आपका पुनः सार्वजनिक सभा का स्थापना किया था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पुनः पैक्ट किससे संबंधित है, तो पुनः पैक्ट जो हुआ था ना भैया, वो डेट सहित याद रखिएगा। पुनः सार्वजनिक सभा से भी इंपॉर्टेंट है पुनः पैक्ट। पैक्ट का मतलब होता है समझौता, ठीक है, जो कि आपका किसके किसके बीच हुआ था? तो आपको पता है एक साइड थे महात्मा गांधी और एक साइड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और याद रखिएगा कि एक जेल था यरबदा जेल, महाराष्ट्र के अंदर में एक जगह है पुणे, ठीक है, या पुणे जो बोल सकते हैं आप। तो पुणे में ही एक जेल है यरबदा जेल, और यरबदा जेल में ही याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और फिर आपका महात्मा गांधी के बीच आपका छोटे छोटे कास्ट। आपको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो एक अछूत थे या फिर छोटे जाति से संबंध रखते थे। उनके साथ बहुत जगह भेदभाव भी किए गए हैं भारत में। तो इसीलिए उन्होंने छोटे तबके के लोगों को उच्च दर्जा दिलाने के लिए, ये चुनाव में आरक्षण वगैरह दिलवाने के लिए पहली बार महात्मा गांधी से 1932 में वो डेट जो बोलने जा रहे हैं याद रखेगा 24 सितंबर। 24 सितंबर, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा पुनः पैक्ट कब हुआ था, तो दुनिया जानता है 1932, लेकिन वो आपसे वो काम नहीं होगा। आपको कुछ यूनिक बनना है तो आपको डेट याद रखना पड़ेगा 24 सितंबर। कौन सितंबर? 24 सितंबर। 24 सितंबर 1932 को पुनः पैक्ट हुआ था आपका पुणे के यरबदा जेल में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच। और अंबेडकर कैसे थे? अछूत थे। तो एक पुस्तक याद हो जाएगा आपको, अछूत कौन और कैसे, कि लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अछूत कौन और कैसे, अछूत कौन और कैसे याद रखिएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आत्मकथा बता देते हैं, क्या नाम है। आप लोग धीरे धीरे अपने स्टेप को जो है कि अपने कंटेंट को इंप्रूव कीजिए, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मकथा का नाम है ए वेटिंग फॉर वीजा। ए वेटिंग फॉर वीजा। आप लोग कहीं वीजा लेके दूसरा देश जाते हैं ना, तो याद रखिएगा ए वेटिंग फॉर वीजा। ए वेटिंग फॉर वीजा किस महापुरुष की आत्मकथा है? तो आप लोग आंसर लगाइएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वहीं भारत के अंदर में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का स्थापना भी किसने किया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का स्थापना भी किसने किया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भारतीय संविधान के निर्माता के नाम से भी किसको जानते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जब इतने बड़े निर्माता हो गए संविधान का, इतने बड़े कानून का, तो भारत के पहले कानून मंत्री भी कौन बने हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन बने हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो बहुत बड़े कानून के ज्ञाता थे। और उनका निर्वाचन संविधान सभा में पहली बार कहां से हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी से। और देश विभाजन के बाद कहां से हुआ? याद रखिएगा मुंबई प्रेसिडेंसी से। किस व्यक्ति के स्थान पर? तो एस जयकर के स्थान पर। किस व्यक्ति के स्थान पर? एस जयकर के स्थान पर। और याद रखिएगा भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। और संविधान अगर नहीं लिखा रहेगा तो वहां पर उसके बदले में विधि दिवस रहेगा या कानून दिवस रहेगा। तो ये सब जो दिवस रहेगा वो 26 नवंबर मारिएगा। और 26 नवंबर को एक और दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संरक्षण दिवस। लेकिन विश्व मौसम अगर पूछेगा कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा आपको बताए हैं, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को जो है कि फांसी देने के उपलक्ष्य में राम का मौसम खराब हो गया। यानी मौसम विज्ञान दिवस अगर सिर्फ पूछेगा, संरक्षण नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा मौसम विज्ञान दिवस, तो आप लोग को पता है 23 मार्च को मारेंगे। क्या मारेंगे? 23 मार्च। और सुखदेव भगत सिंह राजगुरु तीनों को फांसी भी 23 मार्च। और
राम का मौसम यानी राम मनोहर लाल दिवस भी 23 मार्च, और सुखदेव भगत सिंह राजगुरु का जो है कि फांसी जो दिया गया था उसके लिए जो दिवस मनाते हैं वो भी 23 मार्च। और फिर आपका एगो अभी तुरंत बता दिए राष्ट्रीय मौसम दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय मौसम दिवस। यानी सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को जब फांसी मिला तो राम का मौसम खराब हो गया, यानी मौसम दिवस, राम मनोहर लाल याद दिवस, और तीनों तो सुखदेव भगत सिंह राजगुरु आप जान ही रहे होंगे। 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दिया गया था, राइट। आगे लेकिन अगर पूछेगा मौसम संरक्षण विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो मारिएगा कि अगर हमारा संविधान अगर झोल हो जाएगा तो हमारा जो है कि राष्ट्र लेवल पर मौसम भी खराब हो जाएगा, यानी कि मौसम संरक्षण करना जरूरी है संविधान के साथ साथ, यानी 26 नवंबर। और 26 नवंबर को एक और दिवस मनाते हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय दूध दिवस। कौन सा दिवस? यानी संविधान पढ़ के हम लोग को राष्ट्र लेवल, यानी राष्ट्र लेवल का हम संविधान पढ़ रहे हैं तो राष्ट्र लेवल का हम दूध पी रहे हैं, राष्ट्र लेवल का दूध पी रहे हैं। क्यों आपको यहाँ पर राष्ट्र बोल रहे हैं? क्योंकि एक विश्व दूध दिवस भी होता है, विश्व दूध दिवस भी होता है, उसमें भी हम जुगाड़ देंगे। तो आप समझिएगा, राष्ट्र लेवल का मौसम बनाने के लिए राष्ट्र लेवल का दूध पीना पड़ेगा संविधान पढ़कर। क्या पढ़कर? संविधान, यानी संविधान दिवस, राष्ट्रीय मौसम संरक्षण दिवस, वहीं आपका अभी बताए राष्ट्रीय दूध दिवस। लेकिन अगर पूछेगा विश्व दूध दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व वाला आदमी जितना है पूरे विश्व का आदमी दूध पीता है। किस लिए भैया? तो पूरे विश्व का आदमी दूध पीता है शरीर में जान आने के लिए। क्या आने के लिए? कि हमको मेरे शरीर में जान आ जाए ना, तो हमें कमजोरी हो रहा है, डॉक्टर के पास जब जाइएगा तो कि बीमार हो गए हैं, ये हो गए हैं, तो आपको बोलेगा कमजोरी हो गया है, आप दूध पीजिए। क्या पीजिए? आप दूध पीजिए। जब आप दूध नहीं पीजिएगा तो आप क्या सोचेगा? घर आके अब दूध हमको पीना पड़ेगा। पूरे विश्व का आदमी यही सोचता है दूध पिएंगे शरीर में जान आएगा। तो याद रखिएगा, जून महीना में मनाते हैं हम लोग जो है कि विश्व दूध दिवस। लेकिन क्या तारीख को? तो बोलता है कि ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, 1 तारीख से शुरू कर देना चाहिए। कोई भी काम सोचता है कि 1 तारीख से शुरू हो जाएगा, ये रहता है। तो 1 जून को हम लोग विश्व दिवस दूध दिवस मनाते हैं। लेकिन राष्ट्र वाला माइंड में कंटेंट चल गया होगा आपका, राष्ट्र दूध दिवस, संविधान वाला आकार, उसके साथ कौन? तो एगो मौसम संरक्षण वाला भी, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग के लिए जब हम इतना मेहनत, इतना जुगाड़ दे रहे हैं, तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि आपके आसपास जो आदमी रहते होंगे, जो पढ़ाई संबंध रखते होंगे, उनको आप 1-2 बार इसी तरह जिस फ्लो में हम बोलते हैं, आप उसी फ्लो में उनसे बात कीजिए। देखिएगा होगा जीके जीएस 2 महीना, ज़्यादा नहीं, आप 2 महीना का लगातार क्लास कीजिए, सिर्फ 1 घंटा करके देखिएगा आपका कितना ज़बरदस्त तैयारी होगा, ठीक है। आप एक बार विश्वास कीजिए, भले हम छोटे से चैनल पे हैं लेकिन इसका कंटेंट अच्छा क्लास आपको टक्कर नहीं दे पाएगा। तो चलिए हम लोग अगले सिलेबस पर चलते हैं, जो कि आप लोगों के लिए हम लोग ज्योग्राफी से रखे थे लूसेंट में। आप लोग बिहार एसएससी के लिए तैयारी, आपको 75 क्वेश्चन में जो है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन करवा देंगे, कम से कम 60 प्लस आसानी से। सिर्फ करंट अफेयर्स को बना के रखिएगा, आप लोग का जो है कि आराम से क्वेश्चन होगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। 60 प्लस क्वेश्चन जीके में मरवाएंगे। उसके बाद आप उधर 75 में कम से कम 70 कीजिएगा, और 70 और समझिए 60, 7 6 13 130 का टारगेट रखिएगा, मेरा क्वेश्चन सही हो जाए, 130 सही हो जाए, और फुल अटेम्प्ट लीजिएगा। 150 अटेम्प्ट, 20 गलत हुआ ज्यादा नहीं, 4 नंबर कटेगा, इस 5 नंबर कटेगा, फिर भी 125 120 आएगा, तो कोई भी आपको सिलेक्शन होने से नहीं रोक पाएगा। तो चलिए आज का पहला सवाल हम लोग लेते हैं अब ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में बताइएगा आप लोग, ज्योग्राफी में आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया। तो भारत के अंदर में या देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में, 1874 में भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी नाम के स्थान पे। किस स्थान पे? कुल्टी। आपको पता है, जैसे अगर बोलेंगे लौह इस्पात तो आपको पता है लोहा का बाल्टी बनता है। क्या बनता है? लोहा का बाल्टी। आप लोग जो यूज करते होंगे दैनिक जीवन नहाने के लिए बाल्टी का, तो याद रखिएगा लोहा का बाल्टी। आपको याद करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। बाल्टी यानी लास्ट में टोमदिका लगा हुआ है, यानी कि बाल्टी याद रखेगा। बाल्टी मतलब कुल्टी, बाल्टी मतलब कुल्टी, बाल्टी मतलब कुल्टी, यानी पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ बना है। तो अगर आप इतना सा भी याद रखते हैं ना कि लोहा का बाल्टी यूज करते हैं, ऑप्शन में कुल्टी रहेगा, तो आप आराम से टिक आउट कीजिएगा, ठीक है। ये हुआ जुगाड़। आप भूल के नहीं बता, आपको यह गारंटी देते हैं, आप भूल के दिखा दीजिए, उसके बाद आपसे हम जो है कि बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे आप कहीं पर जाना है, आप जैसे लॉज में ही रहते होंगे, बोलते हैं भैया तो आप बाल्टी दीजिए, माइंड में घुमा लीजिएगा अपना बात, अरे यार हम लोहा का बाल्टी यूज कर रहे हैं। किसका बाल्टी यूज कर रहे हैं? लोहा का बाल्टी यूज कर रहे हैं। यानी पहला लौह इस्पात कारखाना जो खुला है वह बाल्टी है, आप याद रखिएगा। लेकिन ऑप्शन में जब देखिएगा कुल्टी, तो आप आराम से कुल्टी मार के आ जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, देश में
देश में सबसे बड़े पैमाने पर पहला कारखाना जो लोहा का खुला था कहाँ पर, तो 1907 में, याद रखिएगा, तत्कालीन बिहार के अंदर में जमशेदपुर में खुला था। कहाँ में खुला था? जमशेदपुर में खुला था, याद रखिएगा आपका। किसके द्वारा? तो जमशेदजी टाटा के द्वारा। कहाँ पर? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। किस नदी किनारे? स्वर्ण रेखा नदी किनारे, याद रखिएगा। कौन सा? लो इस्पात वाला, जमशेदजी टाटा वाला। हाँ, तो ये बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन आया था, जमशेदजी टाटा वाला, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अरे बहुत क्वेश्चन, डायरेक्ट हुआ क्वेश्चन 40-50 क्वेश्चन तक आया है बिहार पुलिस में। ठीक है, बस खाली हम लोग यह कहते हैं कि आप लोग लगातार बनकर रहिए, आप स्वतंत्र हैं, जहां पर आपको फायदा बुझाए एक जगह रह के आप तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना कब हुआ है? तो भिलाई 1955। भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना कब हुआ है? 1955। और भिलाई है कहाँ में? तो याद रखिएगा, भिलाई कहाँ में है? तो छत्तीसगढ़ में है। लेकिन जानते हैं, इससे पहले जो थोड़ा कमजोर लेवल के स्टूडेंट होइएगा उनके लिए हम जुगाड़ देते हैं, जो प्रबल क्वेश्चन यहाँ से उठता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको कम समय में जो है कि एग्जाम पास कराने के लिए हम क्वेश्चन बता रहे हैं, सुनिएगा। याद रखिएगा ट्रिक, भीरू राज दुबे। क्या याद रखिएगा? भीरू राज दुबे, यानी भी से एगो भिलाई इस्पात संयंत्र है, इसका स्थापना यानी रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस। नहीं कहता है उससे भिड़ना, नहीं भिड़ना यानी भीड़ू, नहीं कहता है हमसे भिड़ू तो थोड़ा, यानी हमसे भीड़ू तो यानी भीरू, भीरू यानी भिलाई रूस, भिलाई रूस। उसके बाद राज, नहीं कहता है एक लड़का का नाम रहता है राज, यानी कि फलना राज, चिलना राज, ये सीधा राज भी नाम रहता है, राज राज बोलते हैं, राकेश और राज, यानी राउरकेला जर्मनी, राउरकेला जर्मनी। उसके बाद नहीं तो जानते हैं, अगर आप ऐसे याद करके जाइएगा ना, जब वहाँ क्वेश्चन पूछेगा ना कि राउरकेला स्टील प्लांट का स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है, वहाँ पर ऑप्शन रहेगा रूस, कनाडा, ब्रिटेन, आपका जो है कि फ्रांस, जापान, अमेरिका। क्या मारिएगा? अगर इतना सा आप जुगाड़ करके जाइएगा मेरे साथ, अगर रेगुलर रहिएगा, राकेश और राज। अच्छा, राउरकेला पूछा है, राकेश और राज, मार तो किधर है? जर्मनी, सट से आप मार दीजिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज आप धीरे धीरे अपने अंदर आप स्टैंड अप कीजिए। ठीक है, अगर आप मेरे साथ आप स्टार्ट किए हैं तो आपको स्टैंड अप करने का भी हम क्षमता रखते हैं कि आपके एग्जाम तक जो है कि आराम से तैयारी हो जाएगा। और आप लोग अधिक से अधिक हमारे सेशन को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आपको अधिक से अधिक जो है कि आपके मोटिवेशन से हमें मोटिवेशन मिलता है, और अच्छे एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं पूरे सच्चे दिल से। उसके बाद दुबे, नहीं कहते हैं फलना दुबे, रविशंकर दुबे, तो जो है कि प्रीति शंकर दुबे, फलना दुबे, चिलना दुबे। तो याद रखिएगा दुबे जी, क्या याद रखिएगा? दुबे यानी दुर्गापुर ब्रिटेन, दुर्गापुर ब्रिटेन, दुर्गापुर ब्रिटेन, ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, और याद रखिएगा एगो बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना 1964 में हुआ है। कब हुआ है? 1964 में बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना 1964 से हुआ है। तो एक याद रख लीजिएगा, आप उधर आपको 3 कंटेंट दे दिए, भीरू राज दुबे में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक याद रखिएगा, बॉसे बोकारो अगर पूछ देगा तो टेंशन नहीं लेना है। बॉसे बोकारो, बॉसे ब्रिटेन, बॉसे बोकारो, बॉसे ब्रिटेन, याद सॉरी बॉसे बोकारो होता है, लेकिन सॉरी बोकारो जो है कि वह रूस के सहयोग से। आपको पता है बोकारो जो है, आपको पता है कि रूस जो है हमेशा देश का सहायता किया है, रूस हमेशा भारत का सपोर्ट में रहता है। ठीक है, रूस हमेशा सपोर्ट में रहता है, इसीलिए रूस ने जो है ना आपका एक्स्ट्रा किया है बोकारो। क्या किया है? बोकारो। बोकारो स्टील का कौन किया है? तो एक्स्ट्रा में याद रखिएगा रूस किया है। कौन किया है? रूस किया है। जब भीरू राज दुबे उधर कर ही लिया आपका, तो भीरू के साथ ही याद लगा लीजिएगा आप लोग जो है कि बोकारो का भी। किसका? बोकारो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, सेल का स्थापना कब हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनटीपीसी में अक्सर पूछेगा यह क्वेश्चन। SAIL, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका स्थापना 1974 में हुआ है। कब हुआ है? 1974 में हुआ है। याद रखेगा, सभी प्रकार के स्टील कंपनी पर जो है कि यह आपका कंट्रोल करता है, और इसका स्थापना जो हुआ है याद रखेगा आपका 1974 में। 1973 अधिनियम के तहत 1974 में सेल का स्थापना हुआ है। किसका स्थापना? सेल का हुआ है स्थापना। और सेल की पहली महिला आप लोग अध्यक्ष पढ़ते होंगे, 100 से सेल, 100 से सोमा मंडल पढ़ते होंगे, सोमा मंडल पहली। और अभी आपको पता है कि रेलवे बोर्ड, हाँ रेलवे बोर्ड, आप लोग रेलवे की तैयारी करते होंगे अधिक से अधिक लड़का, तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और चेयरमैन बने हैं सतीश कुमार। कौन बने हैं? सतीश कुमार, याद रखेगा, 2 दिन पहले ही बने हैं।
ऐसे ये 1 अगस्त से जो है कि अपना पदभार संभालेंगे, लेकिन 2 दिन पहले नियुक्ति हो चुका है इनका, ठीक है। तो 1 सितंबर से ये पदभार लेंगे। और याद रखिएगा इन्होंने किसका स्थान लेंगे, यह भी क्वेश्चन आता है अक्सर रेलवे में कि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान समय में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार हैं, जिन्होंने किसका स्थान लिया। तो याद रखिएगा वह पहली महिला बनी थी, याद रखिएगा, जिसका नाम क्या है, तो उनका नाम आप लोग को पता है, जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा पहली बार जो है कि पहली महिला बनी थी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और चेयरमैन जो है कि आपका सीईओ। उसी का स्थान किसने लिया, तो सतीश कुमार ने लिया। किसने लिया, तो सतीश कुमार ने लिया। इसलिए वर्तमान समय में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन है, तो सतीश कुमार है। कौन है, सतीश कुमार। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और एक और यूपीएससी का भी चेंज हुआ है। यूपीएससी का भी आप लोग याद रखिएगा कि यूपीएससी का जो अध्यक्ष आप लोग को पता है, कुछ दिन पहले यूपीएससी में बहुत सारा गड़बड़ मामला देखने के लिए मिला था। आप लोग पूजा खेड़कर का नाम सुनेंगे। पूजा खेड़कर जो कि पुणे की है, पुणे पूजा पुणे खेड़कर की है, याद रखिएगा। वो पूर्व में आईएएस भी रह चुकी थी। उनका मामला आप लोग देखे होंगे, जो न्यूज चैनल पर रहते होंगे उनका आप लोग जो है कि देखे होंगे मामला। तो वो जो है कि बहुत गंभीर मामला था कि यूपीएससी में भी जो है कि उस तरह का आरोप लग रहा था कि आईएएस में भी जो है कि एग्जाम में झोल होता है या इंटरव्यू में झोल होता है, या फिर उसका अच्छा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है। उसमें जो है कि गलत तरीका से भी आदमी आरक्षण लेके वहां पर पहुंच गया था। तो उसका जांच हुआ और वह पकड़ी भी गई और उसका जो है कि पोस्ट भी निरस्त हो गया। तो इसी सब को देखते हुए यूपीएससी के जो अध्यक्ष थे उस समय मनोज सोनी थे। कौन थे, मनोज सोनी। लेकिन मनोज सोनी ने अपने स्वतंत्र रूप से जो है कि इस्तीफा दे दिया। कौन दे दिया, इस्तीफा। तब बोला यूपीएससी के अब जो है कि लड़का सबसे कोई नहीं संभलेगा, अब जो है कि एक लड़की को बैठाइए यूपीएससी का अध्यक्ष। किसको बैठाइए, लड़की को बैठाइए। तो क्योंकि लड़की ही झोल की थी, वो जो पूजा खेड़कर थी ना, वो लड़की ही थी, तो लड़की को ही नियुक्त किया। तो पूजा को पकड़ने के लिए प्रीति की नियुक्ति हुई। किसकी नियुक्ति हुई, प्रीति की। तो याद रखिएगा यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो प्रीति करके जिस ऑप्शन में आएगा आप आराम से मारिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 315 के तहत तो यूपीएससी के अध्यक्ष प्रीति, यूपीएससी का अध्यक्ष प्रीति। जो न्यूज चैनल देखते होंगे ना, जो इंटरेस्ट रखते होंगे ये सब चैनल में या न्यूज में, तो पता होगा पूजा नाम की लड़की ने झोल कर दी यूपीएससी में। इसीलिए यूपीएससी सोचा अच्छा पूजा झोल अगर कर दी तो मेरे पास प्रीति है ना, यानी प्रीति को अध्यक्ष बना दिया। किसको अध्यक्ष बना दिया, प्रीति को। याद हो गया आराम से, आप भूल नहीं सकते। जिन्होंने किसका स्थान लिया, तो मनोज सोनी का स्थान लिया। और यूपीएससी का स्थापना याद रखिएगा 1926 ईस्वी में किया गया था, ली आयोग के सिफारिश पर। कौन सा आयोग, ली आयोग के सिफारिश पर किया गया था। और याद रखिएगा यूपीएससी या फिर संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना 1926 में किया गया था। लेकिन यह एक संवैधानिक निकाय है, इसकी चर्चा हमारे संविधान में है। इसीलिए भैया कौन अनुच्छेद में, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक, अनुच्छेद 323 तक कवर करता है कौन, तो यूपीएससी। सीधा क्वेश्चन यही पूछता है कि संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन एवं राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है, 315। किसमें है, 315। लेकिन नई अखिल भारतीय सेवा किस अनुच्छेद के तहत, तो नई अखिल भारतीय सेवा का वर्णन जो है वह 312 में है। किसमें है, 312। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। नई अखिल भारतीय सेवा, आपको पता है पूरे भारत के अंदर में 3 प्रकार का ई सेवा है। यूपीएससी जो एग्जाम लेती है लगभग मोस्टली वो 3 प्रकार का पद का सृजन करती है। एक आईएएस का, एक आईपीएस का, एक आईएफएस का। ये 3 तरह का पोस्ट होता है। लेकिन अगर आगे चल के भारत सरकार को या संसद को लगे कि ये 3 पोस्ट के अलावे भी अगर हमको चौथा पोस्ट का जरूरत पड़े, या फिर इसी को कहते हैं नई अखिल भारतीय सेवा, इसका जो सृजन कर सकती है, इसको जो बना सकती है, वह सिर्फ राज्यसभा बना सकती है। कौन बना सकती है, राज्यसभा को यह अधिकार है। लोकसभा इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करती है। राज्यसभा को यह अधिकार है कि नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। और नई अखिल भारतीय सेवा क्या हो गई कि कोई आईएएस के तरह का पोस्ट या आईपीएस के तरह का पोस्ट जो बना सकती है, वह 312 अनुच्छेद में वर्णन है। किसमें है, 312। यही क्वेश्चन आता है, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किस अनुच्छेद में, 312 में। लेकिन यूपीएससी रहे या बीपीएससी रहे, यानी कोई संघ लोक सेवा आयोग रहे या कोई स्टेट लेवल का पीसीएस रहे, जैसे बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, तो यह सब का स्थापना अनुच्छेद 315 में है। किसमें, अनुच्छेद 315 में है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला एल्युमिनियम का कारखाना कहां स्थापित किया गया था। कितना समय हुआ वहां वीडियो।
तो याद रखिएगा कि भारत के अंदर में पहला एल्युमिनियम का कारखाना 1937 में कहां पर स्थापित किया गया था? तो भारत के अंदर में पहला एल्युमिनियम का कारखाना याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के आसनसोल में, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में, पश्चिम बंगाल के आसनसोल। तो ये आप देखिएगा ऐसे एल्युमिनियम ऐसे होता है ऐसे, लेकिन आप लोग हम लोग बोलने के क्रम में बोल देते हैं अल्युमिनियम। क्या बोल देते हैं? अल्युमिनियम। हम लोग गांव घर में जब बच्चा में देखते होंगे ठेला पे आता था जो है कि सन पापड़ी वाला बेचने के लिए, उसको हम लोग लोहा लक्कड़ देते थे तो वो जो है कि सन पापड़ी खाने के लिए देता था जो है कि इतना कुछ थे कागज पे। तो हम लोग बच्चा में कुछ से कुछ घर से उठा के दे देते थे ठेला पे चुपके से, और खाने के लिए मिल जाता था थोड़ा सा सन पापड़ी, या फिर सीटी उटी बजाने के लिए, या फिर बैलून वगैरह मिल जाता था ठेला वाला के पास। लेकिन आप हम लोग उस समय एल्युमिनियम ने बोल के अल्युमिनियम बोल देते थे। क्या बोलते थे? अल्युमिनियम। तो याद रखिएगा ओ से अल्युमिनियम, ओ से आसनसोल, ओ से अल्युमिनियम, ओ से आसनसोल। कितना जुगाड़ दिए देख रहे हैं, इसीलिए कहते हैं आप लोग लगातार रहिएगा। ओ से अल्युमिनियम, ओ से आसनसोल, यानी अल्युमिनियम उद्योग भारत में पहला कहाँ खुला था भैया? तो आसनसोल में। वहीं आपको इससे पहले हम बताए कि लोहा वाला बाल्टी, लोहा वाला बाल्टी यानी लौह इस्पात कारखाना बाल्टी यानी कुल्टी में, बाल्टी यानी कुल्टी में, यहां ऐसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रमुख हम एल्युमिनियम कंपनी का नाम ले रहे हैं और यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि यह वाला कंपनी किस देश के सहयोग से बना, यह वाला कंपनी किस देश के सहयोग से बना। इससे पहले आपको हम इस्पात कंपनी बता रहे थे भीरूराज दुबे वाला, लेकिन अब आपको एल्युमिनियम कंपनी बताते हैं जो किस किस के देश के सहयोग से बना है। तो सुनिएगा, आपको हम जुगाड़ देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। जीके है, बहुत आदमी डिप्रेशन में चल जाता है कि अरे यार जीके तो याद ही नहीं हो रहा, याद ही नहीं हो रहा है। अरे भैया आप जिंदगी से जब इतना लड़ रहे हैं, जब कंपटीशन में कदम रखे हैं, नाम ही कंपटीशन है, तो फिर डरना किस चीज का? ठीक है, एंजॉय के साथ जो है कंपटीशन पढ़िए और देखिएगा जहां भी आप 300-400 बच्चा के बीच में सेट लगा रहे होंगे, आप यह हमेशा माइंड में रखिए, अच्छा आज हम 10 लड़का को पीछे छोड़े हैं, कल 15 लड़का को छोड़ेंगे, कल 20 लड़का को छोड़ेंगे। इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते आप लगातार मेरे साथ रहिए, आपका देखिएगा नंबर इंप्रूवमेंट कैसे होगा जीके जीएस में। और आपका जो तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से जी जान लगा के, वो लगभग 2 महीना के अंदर आप लोग टॉप, अगर 300 बच्चा है तो टॉप 50 के अंदर जरूर आ जाइएगा, सिर्फ जीके जीएस। और मैथ रीजनिंग तो लगभग सबका सही रहता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में काहे एक्स्ट्रा बात बोलना पड़ता है आपको मोटिवेट करने के लिए। अगर मोटिवेट बहुत जरूरी है, मोटिवेट अगर नहीं करेंगे तो, क्योंकि 99% आदमी का माइंड जो रहता है वो निगेटिव की ओर भागता है, 1% पॉजिटिव की ओर भागता है। इसीलिए उस निगेटिव को पकड़ पकड़ के सबको पॉजिटिव की ओर लेके चलना पड़ता है, क्योंकि आपका माइंड जो है भी जो है कि बहुत निगेटिव की ओर अभी चल रहा होगा कि क्या होगा जिंदगी में, नहीं होगा, कैसे घर परिवार चलाएंगे। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए अच्छा से, बस आप मेहनत कीजिए, साल 2 साल आपका जॉब हो जाएगा। ठीक है, फिर जिंदगी भर चिल मारते रहिएगा। चलिए, तो हम लोग बहुत प्रकार के एल्युमिनियम कंपनी बताते हैं, उसमें से बाल्को सबसे पहला एल्युमिनियम कंपनी याद करते हैं, बाल्को। क्या याद रखिएगा? बाल्को। जैसे अब उससे पहले आपको बताए थे भिड़ू, क्या बताए थे? भिड़ू। यहां पर याद रखिएगा बारू। आप लोग एक व्यक्ति का नाम सुने होंगे, संजय बारू, नाम सुने होंगे, संजय बारू का नाम सुने होंगे, राजनीतिज्ञ व्यक्ति है, भारत में बहुत सारे पुस्तक का भी रचना किए हुए हैं। ठीक है, तो संजय बारू, बस संजय को छोड़ दीजिए, बारू को उठा लीजिए, मेरा काम बन गया। बोआका रोमदू का बारू, जैसे वहां पर भौरसी का रोमदू का भिड़ू याद किए थे, बिलाई के लिए रूस, और उसी तरह से याद रखिएगा बारू, बोआका रोमदू का बारू। यानी अगर पूछेंगे क्वेश्चन कि बाल्को का स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है, जो एक एल्युमिनियम कंपनी है, तो बाल्को, अच्छा संजय बारू यानी बोआका रोमदू का बारू, यानी बाल्को रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। बताइए आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? जो कॉपी में शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे, समझिएगा जब लिखिएगा उसको, फिर जब 5 दिन के बाद भी देखिएगा तो आपका माइंड तुरंत अपडेट होगा। ये वीडियो भी एक बार देख लिया कीजिए, आप डबल बार वीडियो देखिए, तुरंत माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ऐसे याद करते रहिएगा, बाल्को रूस, बाल्को रूस, बाल्को रूस, पता चलेगा बाल उड़ जाएगा लेकिन रूस याद ही नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि आप लोग को बताइएगा इंडाल्को। इंडाल्को एल्युमिनियम कंपनी का स्थापना कब हुआ है? इंडाल्को। आप लोग देखते होंगे, हम लोग जो बोर्ड पे जैसे लिखते हैं तो उसमें हम लोग इंक डालते हैं, कलम में डालते हैं, डालते हैं, तो क्या डालते हैं? इंक। आप लोग बस एगो इंक शब्द याद रखिएगा, इंक, ई अंसुअर को इंक। तो याद रखिएगा ई अंसुअर, यानी ई का मतलब
इंडाल्को, को का मतलब कनाडा, को का मतलब कनाडा, को का मतलब कनाडा। आगे बढ़ते हैं। एक और एल्युमिनियम कंपनी है माल्को। कौन सा है? माल्को। खाली शुरू वाला लीजिए ना अक्षर, बस काम बन जाएगा। माल्को। तो माल्को के लिए आप ये एक ट्रिक याद रखिएगा, माई। क्या बोलते हैं? माई। आप लोग भोजपुरी में एक शब्द बोलते हैं मुआका ई माई, भोजपुरी माई बाबू बोलते हैं ना, माई बाबू। तो मुआका ई माई यानी मो से माल्को याद रखिएगा, ई से इटली, ई से इटली, माई हो गया। तो अभी आपको तीनों रिकॉल करवाते हैं। बारू, बाल्को रूस, उसके बाद आपको इंक बताए थे, इंडाल्को कनाडा, इंडाल्को कनाडा। उसके बाद आपको बताए हम लोग माल्को। क्या बताए? माल्को। माल्को के लिए बताए माई। क्या बताए? माई। तो मुआका ई माई यानी माल्को, ई से हो गया आपका कौन चीज याद रखेगा, ई से हो गया इटली, ई से हो गया इटली। इससे पहले इंडाल्को बताए थे इंक, इंक क्या बताए थे? इंक यानी कि आपका इंडाल्को कनाडा, इंडाल्को कनाडा। भले आपको लग रहा होगा थोड़ा अनपटा, लेकिन जब आप लगातार एक बार दो बार सुनिएगा और कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और एक दो दोस्त को बताइएगा। जीके भैया कोई ट्रिक्स आपका इसमें कोई सूत्र नहीं लगता है जो आंसर निकल जाएगा, इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक एक क्वेश्चन पे मेहनत करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर आप बात करते हैं, एक एल्युमिनियम कंपनी है वेदांता। वेदांता एक एल्युमिनियम कंपनी है, नाम सुनेंगे वेदांता कंपनी, ठीक है। तो आप लोग जब होटल जाते होंगे, जुगाड़ से याद करवा देंगे वेदांता, टेंशन नहीं लीजिए। जब आप होटल जाते होंगे तो बोलते होंगे आप होटल वाले को या फिर उनके स्टाफ को या वेटर को कि भैया हमको वो बोलते होंगे सर वेज में चाहिए या नॉन वेज चाहिए, ऐसे बोलते होंगे। वेज में खाना है या नॉन वेज खाना है? तो आप लोग बोलते हैं अरे यार नॉन वेज क्या खाएंगे, वेज ही खाते हैं, सिंपल खाना। लेकिन जानते हैं एक इंटरेस्ट बात कि अभी तक लगभग अगर देखते हैं कि लगभग पूरे इंडिया में अगर देखिएगा तो 20% आदमी कम से कम ऐसा होगा जो कि अभी तक भी उनको पता नहीं होगा कि नॉन वेज क्या होता है और वेज क्या होता है। यानी नॉन वेज में हम क्या खाते हैं, आपको हकीकत बात बताते हैं कि ज़्यादा नहीं बहुत दिन पहले का बात है कि उसमें हम सोचे कि गए होटल तो बोलता है वेज खाना या नॉन वेज खाना है। तो हम लोग बोले दो तीन गो हम लोग थे आदमी साथ में 3-4 गो गए थे खाने के लिए। तो हम लोग समझ लिए कि अरे यार नन लगा हुआ है, NON नन, इसका मतलब है नॉन वेज यानी कि उसमें सिंपल खाना आएगा। और वेज मतलब मीट मछली वाला खाना हो गया। हमसे नन लगा हुआ है नॉन वेज हो गया, इसका मतलब इसमें सिंपल आएगा। लेकिन हम लोग को सिंपल ही खाना था, कम पैसा उस समय स्टूडेंट लाइफ में रहता था, तो हम लोग सोचे नॉन वेज खा लेंगे। तो वहाँ पर वो ला के दे दिया जो कि मछली ला के दे दिया। अब तो मामला फंस गया, हम लोग खा भी लिए। तो हम लोग सोचे अरे यार अब तो बोलने में भी उसको नहीं बनेगा, उसको हम नॉन वेज बोल दिए, बेइज्जती वाला बात है। तो फिर जो है कि हम लोग चुपचाप खा लिए, कैसो पैसा उसको पूरा के दे दिए। तो ये बहुत, तो हम लोग के साथ भी जो था 3-4 गो हम लोग बोले अरे यार सब मेरे साथ सब झोले है ये लोग। तो जो है कि ये सब चीज़ होता है। तो याद रखेगा यहाँ पर, आप याद रखेगा वेका जो वेज होता है यानी VEG होता है इंग्लिश में। लेकिन अगर हिंदी में देखेगा तो वो एकर जो वेज लिखिएगा ना, बस काम बन गया। यही चीज़ का तो आपको बताइए रहते हैं हम, नॉन वेज और वेज नॉन वेज जो भी होता है तो वेज करके याद रखेगा। वेका जो वेज यानी वेदांता, वेका जब यानी वेदांता जब आ जाएगा एग्जाम में, वेदांता का स्थापना किस देश के सहयोग से, तो वो एक अच्छा वेज वाला सिस्टम है ना। तो जो से जर्मनी मारो, क्या मारो? जर्मनी मारो। आपका काम हो गया। तो चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्न करंट अफेयर्स का ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगले सेशन पे जो है कि अगले दिन पे फिर बात करेंगे। और आप लोग जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं फिलहाल 10 बजे आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। डेली हम लोग 10 बजे जो है कि चलाते हैं 50 क्वेश्चन का टेस्ट, जो कि बहुत ही बेहतरीन होता है। मात्र आप लोगों के लिए हम 15 क्वेश्चन ला रहे हैं करंट अफेयर्स का, जो कि बहुत बेहतरीन है। बताइएगा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में गोले मेले का आयोजन किया गया? गोले मेले आपको पता है, गोले मेले आपको पता है जम्मू कश्मीर जो एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत के अंदर में, उसको पाकिस्तान सोचता है कि इसको गोलमाल कर दे। क्या कर दे? गोलमाल कर दे। तो भारत के अंदर में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य गोलमाल होने के कगार पे है या गोलमाल होने के लिए हमेशा विवाद रहता है? तो जम्मू कश्मीर। तो गोले मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर। कंछोत मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर। अहरबल मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर। माता खीर भवानी मेला का कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा आप लोग जो है कि जम्मू कश्मीर। लेवेंडर उत्सव का कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर। ये सब जब 2-3 बार आप लिखिएगा कहीं पर 4 गो ऐसे क्वेश्चन, और जब उसको पूरा माइंड में घुमाइएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा। तो सबसे ऊंचा ऊंचा लंबा लंबा छक्का मारता है राम भगवान के तरह कौन, तो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी। कौन का खिलाड़ी? ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी। तो राम भगवान का सबसे ऊंचा मूर्ति ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। कहां बनेगा? ऑस्ट्रेलिया में बनेगा, ठीक है। और राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हाल ही में जो अयोध्या में रखा गया, कब रखा गया, डेट सहित हमेशा बार बार बताते हैं, 22 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024। और आपको बताए थे हम आज के सेशन में शुरू में ही कि 22 जनवरी को जो है कि वहां पर जब उद्घाटन हो रहा था तो कनाडा ने जो है कि वहां पर अपने यहां दिवस मनाने का भी घोषणा किया है, ठीक है। कनाडा ने, किसने किया था घोषणा? तो कनाडा ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा स्थापित हुई, इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया है? तो डिजाइन में 4 अक्षर, सोमपुरा में 4 अक्षर, सोमपुरा में 4 अक्षर। तो अयोध्या मंदिर में याद रखेगा डिजाइन अगर पूछेगा तो 4 अक्षर, डिजाइन में 4 अक्षर और सोमपुरा में 4 अक्षर। पूरा नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। पूरा नाम क्या है? चंद्रकांत सोमपुरा अयोध्या मंदिर का डिजाइन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। और अयोध्या मंदिर जो बना हुआ है वह कौन से शैली में बना है? याद रखेगा नागर शैली में, क्योंकि वह उत्तर भारत में है, ठीक है। तो उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बनते हैं वह नागर शैली में। और द्वा से दक्षिण, द्वा से दक्षिण, द्वा से दक्षिण, द्वा से दक्षिण। तो क्वेश्चन पूछता है दक्षिण भारत में किस प्रकार की मंदिर बनाने की शैली प्रचलित है? तो द्वा से दक्षिण, द्वा से दक्षिण, यानी दक्षिण में दड़वीर। और जब दक्षिण दड़वीर ले लिया तो उत्तर नागर लेगा। उत्तर क्या लेगा? नागर लेगा। उत्तर क्या लेगा? नागर। और बीच में मिक्स जो रहेगा वह रहेगा बेसर शैली, यानी कि आपका जो मध्य भारत में जो बनता है वह बेसर शैली से बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है किस राज्य की अनोखी भाषा माधिका विलुप्त होने के कगार पे है? तो याद रखिएगा, आपको पता है जब आदमी लोग ज्यादा पढ़ लिख लेता है, इंग्लैंड चल जाता है ना, आपका जो है कि एमटेक बीटेक और जो है कि इंजीनियरिंग करने के लिए, जब वह घर आता है ना तो वह जो है कि आपका घर वाला भाषा भूल जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जहाँ का आदमी ज़्यादा शिक्षित होता है ना तो वो थोड़ा हाई फाई बन जाता है, वहाँ का लोकल भाषा जो होता है वह भूल जाता है उसको, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत का सबसे अधिक पढ़ा लिखा आदमी कहाँ का है? तो केरल का है। कहाँ का है? केरल का। बस मेरा कमे बन गया। तो अनोखी भाषा जो एक माधिका नाम का है वो कहाँ पर विलुप्त होने कगार पे पहुंच गया है? तो केरल में। यानी पूछेगा क्वेश्चन कि माधिका नाम का जो भाषा है वह कहाँ पर विलुप्त हो रहा है? तो भैया जहाँ पर पढ़ा लिखा आदमी रहता है ना वो केरल का है। आगे अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि डेजर्ट फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? तो डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में। डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल। डेजर्ट का मतलब क्या होता है? मरुस्थल, ठीक है। डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल। और आपको पता है कि भारत में सबसे अधिक मरुस्थल कहाँ में है? राजस्थान में। कहाँ में? राजस्थान में। तो राजस्थान के जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में याद रखिएगा आपका जो है कि राजस्थान के जैसलमेर में आपका डेजर्ट फेस्टिवल, यह याद रखिएगा डेजर्ट। और जानते हैं कहीं कहीं मरुस्थल सब जब लंबा देखिएगा, मरुस्थल एकदम बालू वाला क्षेत्र रहता है जहाँ पानी का अभाव रहता है, तो उसके बीच बीच में अगर कहीं पर हरा भरा अगर एक आध दो पौधा जो रहता है ना, हरा भरा जगह या हल्का पानी जहाँ पर रहता है तो वहाँ पर जो पौधा जो उग जाता है उस जगह का जो इंग्लिश नाम है उसका नाम है ओसिस। क्या नाम है? ओसिस। याद रखिएगा ओसिस। ओसिस का हिंदी नाम होता है मरुस्थल में जहां पर हरा भरा जगह थोड़ा सा रहता है उसी को ओसिस कहते हैं। और याद रखिएगा भारत के अंदर में मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाते हैं? तो 17 जून को। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाते हैं? 17 जून को। आपको पता है जब आंधी तूफान वगैरह आ जाता है तो पूरा बालू का बालू उड़ के एक जगह जाके ढेर हो जाता है या उड़ जाता है वहां से बालू। जब मरुस्थल में बालू रहता है तो जब आंधी वगैरह आता है तो मरुस्थलीकरण क्या हो मरुस्थलीकरण हो जाता है, यानी मरुस्थल का जो है कि एक जगह से दूसरी जगह टूट फूट के भाग जाता है। तो उसको रोकने के लिए मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस या डेजर्टिफिकेशन डे जो मनाते हैं वो 17 जून को मनाते हैं। कब मनाते? 17 जून। और यहीं से क्वेश्चन आपको बताते हैं कि मान लीजिए ये पूरे प्लॉट पर पूरा बालू है, जब उधर से आंधी आया, आंधी उठ के आया तो जिस दिशा से आंधी आ रहा है उधर से बालू उठ के दूसरे दिशा की ओर भाग जाएगा और वहां पर जाके एक तरह से जमा हो जाता है एक जगह बालू। और उस प्रकार के बने हुए आकृति को टिब्बा कहते हैं। क्या कहते हैं? टिब्बा। याद रखिएगा टिब्बा। ये क्वेश्चन ओरिजिनल रेलवे का पूछा हुआ है कि मरुस्थल में एक जगह बालू जब जमा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको टिब्बा कहते हैं। क्या कहते हैं? टिब्बा। भाषा और कुछ वो समझ लीजिएगा आप, लेकिन आंसर उसका टिब्बा आएगा। क्या आएगा? टिब्बा। और मरुस्थल में उगने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं? तो उसको जेरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरोफाइट। मरुस्थल पर उगने वाले वनस्पति क्या कहते हैं? तो जेरोफाइट कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, क्या रखा गया है? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला करके याद रखेगा, मस्जिद बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सऊदी अरब ने अपना पहला अल्कोहल सेंटर कहां खुलेगा? तो दुबई में, सबसे फेमस शहर है दुबई। दुबई में बहुत रईस सब आदमी जाते हैं, इसीलिए बोला कि अब अल्कोहल सेंटर को खोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी कहां स्थापित की जाएगी? उड़ीसा में। कहां में? उड़ीसा में। तो उड़ीसा का एक जगह है मयूरभंज। कौन सा जगह है? मयूरभंज। उड़ीसा के मयूरभंज से में ही खुलेगा, याद रखिएगा आप लोग, टाइगर सफारी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना, किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजा ए मौत दी गई? याद रखिएगा, नाइट्रोजन गैस जो होता है उसमें सजा ए मौत जो दिया, याद रखिएगा, वो कहां में, यानी फांसी के तरह का होता है, तो वो कहां दिया? याद रखिएगा आप लोग, अमेरिका में। कहां में? अमेरिका में। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस शहर में इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला या फिर मनाया? तो आपको पता है, जब सेना आता है, किसी बच्चा के मन में अगर बचपन से ही सेना बनने का टारगेट है, इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का टारगेट है, तो उनका पहला सपना रहता है कि जम्मू कश्मीर में जाके हम पाकिस्तान वाले से जो है कि लड़ाई करेंगे। ठीक है, देश का नाम करेंगे। जैसे सेना का मतलब ही होता है जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग। अगर इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं तो आपको सबसे पहला पोस्टिंग आपको जो दिया जाएगा वो आपको ये क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर में ही दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही आपका कठिनाई वाला जो है कि रहता है सर्वाइव करने के लिए आपका शरीर, या फिर आपको हार्ड मेहनत करवाया जाएगा। तो याद रखिएगा, भारतीय सेना जो रहेगा बेचारा कश्मीर में रहेगा, इसीलिए कश्मीर को वो सेल्फी पॉइंट बना लिया। क्या बना लिया? सेल्फी पॉइंट। तो याद रखिएगा, सेल्फी पॉइंट जो भारतीय सेना ने बनाया वह कहाँ में? तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। कहाँ बनाया? जम्मू कश्मीर में। तो चलिए, ये आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिएगा। आप लोग अपने माता पिताजी के लिए इस जिंदगी में आप लोग हर काम वैसा कीजिए जिससे कि उनको कोई उंगली दिखा के नहीं बोल सके कि ये आपका बेटा ऐसा काम किया है। बस आप ऐसा काम कीजिए जो कि पूरे आने वाले आगे गांव समाज में एक रोल मॉडल के रूप में आप काम कर सके, और आगे आने वाले पीढ़ी वाले बच्चों के लिए आप एक मार्गदर्शक बनकर एक समाज में नाम करके इस जिंदगी से जाइए। तो चलिए, इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।